हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ हमने कर लिए थे, कुछ अभी और बाकी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 44 तक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सोल्व किया जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो है ना इस सीरीज़ के अंदर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, आप सभी को पता है। E इज इक्वल्स टू, सॉरी E तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फाई इज इक्वल्स टू होता है E डॉट डी ए, या मैं बेसिकली बोल सकता हूँ E डी ए कोस थीटा। ठीक है, डॉट जब हटाएंगे तो क्या काम मिलेंगे, कोस थीटा काम मिलेंगे। तो ई तो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए का मतलब परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, इनटू में एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप दिख रहा होगा पहला ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहे हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो यहाँ पे मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाना और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, M1L3T-3 A-1। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ठीक है, देखो भाई 47 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गाउस लॉ। ठीक है, मतलब गाउस लॉ के रिगार्डिंग ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इन चार में से जो गलत है। गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो गाउस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका सरफेस है ना वो क्लोज्ड होना चाहिए, उसका शेप और साइज कोई भी हो सकता है, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है इसका, तो आंसर फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गाउस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जैसे कि फाई इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू बाई एप्साइलन नोट हम लोग लिखते हैं ना, तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि राइट साइड में ये जो टर्म क्यू है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, गाउस लॉ इज़ नॉट मच यूजफुल, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये जो गाउस लॉ है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। कब, व्हेन द सिस्टम हैज़ सम सिमेट्री, जब सिस्टम या कोई भी फिगर आपको दिया हुआ है और उसकी कुछ ना कुछ सिमेट्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। गाउस लॉ तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है, तो इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं, द सरफेस कंसीडर्ड बाय गाउस लॉ इज कॉल्ड। भाई गाउस लॉ के अंदर जब भी हम गाउस थ्योरम की हेल्प से किसी भी एक पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम एक सरफेस चूज करते हैं और उस सरफेस को कहा जाता है गाउसियन सरफेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ले सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज क्यू इज केप्ट इन अ स्फेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर फर्स्ट। ठीक है, देन इट इज़ केप्ट इन अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये देखो साइड वगैरह जो है वो सेम दे रखी है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, देन द आउट गोइंग फ्लक्स विल बी, तो आउट गोइंग फ्लक्स कितना होगा। भाई बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो केवल और केवल फिगर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। शेप और साइज़ कैसा भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई देखो चार्ज सेम है, क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज क्यूब है, क्यू चार्ज है, लेकिन जो शेप है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो रही है। इसमें तो क्यूब है और इसके अंदर स्फीयर है, और जो आपका ये क्या बोलते हैं फ्लक्स है वो शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स होगा ना वो सेम होगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर भाई, ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 51, ठीक है। 51 में बोल रहा है ए स्फेयर एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट। कोई जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डाइपोल है। आपको पता है डाइपोल क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का एक सिस्टम। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है और ये चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है, ठीक है, और इनका पर्टिकुलर डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, जिसको मैं 2a बोल देता हूँ, ठीक। उसके बाद बोले द टोटल फ्लक्स एक्रॉस द स्फेयर इज। तो इस स्फेयर के एक्रॉस टोटल फ्लक्स कितना होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको सबसे पहले इस सरफेस के अंदर चार्ज जो है ना वो आपको देखना है, कितना चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं बेसिकली चार्ज की बात करूँ ना तो देखो डाइपोल है, और डाइपोल है तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर अगर हम नेट चार्ज निकालेंगे ना तो नेट चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, दैट इज जीरो। और नेट चार्ज ही अगर जीरो हो गया ना तो जो फ्लक्स होगा, आउट गोइंग फ्लक्स जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा भाई, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, ठीक है। देखो भाई 52 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, वॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस वन, इस तरीके के 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और तीनों इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं है एमसीक्यू के अंदर पूछे, वैसे भी आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। देखो मैं वो तीनों क्वेश्चन समझाता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, कि किसी भी तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो इसमें बेसिकली पूछा क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास में एक क्यूब है, ठीक है भाई, ये मान लीजिए एक क्यूब है। मैं क्यूब का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास में पेन कॉपी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो देखो मान लीजिए ये हमारे पास में क्यूब है, ठीक है। कोशिश करूँगा डायग्राम बिल्कुल सही बनाने की, बट फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मान लीजिए क्यूब है। अब आपसे बोला गया कि ये जो क्यूब है ना, इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया क्यू। क्या चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, इसकी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है। टोटल फेस कितनी होती हैं इसकी, 6 होती हैं। एक जैसे मान लो एक ये हो गई, 2 ये हो गई, 3rd ये हो गई, 4th ये हो गई, ठीक है, 5th आगे की वाली हो गई और 6th इसके पीछे वाली हो गई। टोटल फेस हो गई इसकी 6, ठीक है। देखो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब, अगर यहाँ पे पूछा जाए फ्लक्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू होल क्यूब, पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, होल क्यूब, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका आंसर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, जैसे मान लो इस वाली फेस की अगर मैं बात करूं, ये इस एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखना, देखो टोटल फेस है इसकी 6, तो इसका 1/6 पार्ट में से क्या होगा, फ्लक्स पास होगा केवल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी ना वो इसकी 6th वाले भाग से या 6th वाले पार्ट से पास होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब एक फेज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ना, उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये जो Q/एप्सिलॉन नॉट था ना, इसको 1/6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया
कौन सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया सिंपली कि अगर मान लो पूरे क्यूब का आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो पूरे क्यूब का जो फ्लक्स होगा ना वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके एक वन फेस से अगर फ्लक्स पूछा जाए, ठीक है, थ्रू वन फेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वन फेस, ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बोला गया मान लीजिए कि जो चार्ज है ना, चार्ज को हमने कहाँ रखा, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, इसके एक फेस के कॉर्नर पे रख दिया जाए मान लो चार्ज को, ठीक है। जैसे मैं इस चार्ज को यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने चार्ज लिया था, इसको सेंटर पे से हटा दिया और मैंने चार्ज को रख दिया, ये जो मान लो ये इसकी एक फेस है, ठीक है, ये इसकी एक फेस है, फेस के एक किसी भी कॉर्नर पे मैंने चार्ज को रख दिया, ये मान लो ये मैंने चार्ज को प्लेस कर दिया यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, चार्ज जब किसी फेस के कॉर्नर पे रखा जाएगा तब इसमें से जो फ्लक्स पास होगा डियर वो पास होगा Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/4। ध्यान रखिएगा कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से, तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा ना, ठीक है, वो कितना हो जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक टोटल जो आपका क्यूब है, होल क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट वेट अ मिनट। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। होल क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, किसी भी एक फेस से होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और किसी भी एक फेस के कॉर्नर पे अगर चार्ज रख दिया जाए तो उसमें से जो टोटल फ्लक्स पास होगा दैट इज़ Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आंसर बता देता हूँ मैं आपको, आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेना, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ओके दोस्तों। तो देखो ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आएगा सी, आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। चलो 57 पे आओ। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म देन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म दे रखा है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसी होती हैं? पैरेलल, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा भाई, इसमें देखो ऑप्शन पैरेलल कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब आप आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर, ठीक है। देखो 58 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 58 क्वेश्चन दे रखा है ए प्लेन ऑफ सरफेस एरिया एस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। एक प्लेन है जिसका सरफेस, ऐसे समझ लो आप कि एक प्लेन है जिसका सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको, एस दे रखा है। ये मान लो एक प्लेन है जिसका सरफेस एरिया कितना है, एस, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहाँ रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई वेक्टर। सच दैट, इस तरह से रखा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन सरफेस एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब ये जो प्लेन है ना, ठीक है, इसका जो सरफेस है इसको इस तरह से रखा गया है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ पे पुट किया गया है कि इसका जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर होगा दिस वन। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, तो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, यार सिंपल सी बात है, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब इस डॉट को हटाएंगे तो क्या काम मिलेंगे, कोस थीटा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा, ई एस कोस थीटा। आंसर क्या आ गया, ई एस कोस थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। 59 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जितने भी केसेस हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इन चारों केसेस के अंदर एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस r के ऊपर इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा हुआ होगा आप सभी का, के क्यू बाय आपका होता है r, मतलब r पे डिपेंड करता है। ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो r पे डिपेंड करेगा। ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो r पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, ड्यू टू इनफाइनाइट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना डियर, वो आता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना। इसकी वजह से क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर आप देख रहे होगे कहीं पर भी आपको R मेंशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है, ध्यान से समझना इसको बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, एक सिलेंडर है भैया जिसका रेडियस r है, लेंथ उसका l है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, कहाँ रखा गया है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, पैरेलल टू सिलेंडर एक्सिस, और वो किसके पैरेलल है, सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल रखा गया है। देन द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, जो उस सिलेंडर से पास होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो यहाँ से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन को, ये सिलेंडर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मान लो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है जो इस सिलेंडर के अंदर से पास हो रही है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, इस सिलेंडर में से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा ये हमको बताना है, ठीक है। यार कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आएगा इसके अंदर, तो आपको कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पार करेगी, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पार करेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर निकल जाएगी। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस से अंदर जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस से एंटर हो रही हैं, ठीक है, और 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स कितना हो गया, सिंपल सी बात 0। भाई इसका जो फ्लक्स होगा ना, ठीक है, एक का तो फ्लक्स होगा E इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक का प्लस आएगा दूसरे वाले का माइनस आएगा। आई बात समझ में। तो हम यहाँ से जब दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये आ गया यहाँ से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इंटू में पाई आर स्क्वायर और माइनस का E इंटू में पाई आर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 61 मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग सोल्व करिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।